जैसे ही वीडियो बनाने का स्टार्ट किए वैसे ही लाइटें कट गया। शायद मौसम खराब है उसकी वजह से, क्योंकि बारिश वगैरह भी अच्छा खासा हो गया है। बट खैर कोई बात नहीं, अंधेरा में रहेगा, थोड़ा सा भी लाइट आएगा तो चलेगा। अभी सामने फ्लैश जल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अच्छा खासा लाइट आ रहा है, और एक बैटरी का बल्ब है। बट कोई नहीं, ऐसे भी कौन सा ये वीडियो पब्लिक के लिए है या बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने वाले हैं। हम जो कर रहे हैं वो तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। ठीक है, हमसे बेहतर ज्योग्राफी पढ़ाने वाले मार्केट में अवेलेबल हैं, एक से एक शिक्षक वगैरह। अब हम पढ़ा थोड़ी रहे हैं, तो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कह दीजिए, उसके लिए हम ये चीज़ों को कर रहे हैं। खैर, तो जो भी है अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गया है। अब ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा तो कर पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर इंसान बोर भी हो जाता है ना, कि अब इतना मनी क्या करना है। तो ऐसे ही फालतू टाइप का काम करने वाला शुरू कर दे, मतलब एक बेवकूफ़ाना हरकत हुई है जो कह दीजिए। बट मतलब ये बता रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर वीडियो देखे तो थोड़ा सा समझ जाए कि ये वीडियो हम पब्लिक वगैरह के लिए नहीं, के इंटें मतलब पब्लिक को दिखाने के इंटेंशन से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है चीज़ें हैं। ठीक है, हम सामने बार बार देख नहीं पाएंगे क्योंकि सामने से फ्लैश जल रहा है। ठीक है, तो बोर्ड पे कहीं चमक भी रहा होगा यहाँ कहीं ना कहीं। तो खैर, तो आज ज्योग्राफी का कह दीजिए कि एक लेक्चर तो हम अटेंड, एक लेक्चर का तो हम बनाए हैं। ठीक है, 27 मिनट का लगभग वीडियो था वो, जिसके अंदर में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बताए थे कि हमारी दुनिया में लेकर जो भी चल रहा है, आज दुनिया में जितने धर्म बने हैं, हमारा जीना मरना सब कुछ ज्योग्राफी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ज्योग्राफी को ही हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर अगर बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर समझ लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको कहते हैं। उसके अंदर में एस्ट्रोनॉमी, जिसको हिंदी में खगोलिकी कहा जाता है, खगोलिकी हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, कि बहुत मजा आएगा। ये दुनिया कैसे बनाई, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने आप में। आखिर हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, उसका शुरुआत कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ, हर एक चीज को जानने का हम लोग को क्यूरियोसिटी होता है ना, कि कोई भी चीज है वो शुरू कैसे हुआ, प्रारंभ में वो चीजें क्या थी। आज जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या प्रारंभ में भी वैसे ही थे। जैसे हम मानवों के बारे में प्रश्न उठता है कि हम इंसान लोग इस प्रकार के थे, क्या प्रारंभ में भी हम लोग ऐसे ही थे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम लोगों के मन में उठता है, कोई बच्चा लोग के कितना इसके किसी के पास टाइम रहेगा कि ये सवाल तो फालतू बात सोचेगा। ठीक है, तो ये सब सोचने का किसी के पास जनरली टाइम होता नहीं है। बट अज्यूम कर लीजिए कि इंसान क्या होता है कि कल्पना करता है कि आज जैसे हम मानव दिखाई दे रहे हैं, क्या प्रारंभ से ही हम लोग ऐसे थे या कुछ परिवर्तन हुआ। तो हम लोग जब इसके इतिहास में जाते हैं, अरे लाइट आया चल गया, प्रारंभ में इस पे इतिहास में हम लोग जाते हैं, तो इतिहास में जा करके हम लोगों को मालूम चलता है कि हम लोग पहले क्या थे, एक हंटर गैदरर थे। हम लोगों का शरीर एकदम अजीब सा झुक करके चलना हो गया, पूछ भी का तो था, पता नहीं पूछ था कि नहीं था, अजीब अजीब का, ये मानवों का एक कहा जाता है। ठीक है, बट खैर कुछ भी रहा, वो इतिहास की मैटर, इतिहास का बात हो जाता है। बट हम लोग ज्योग्राफी का बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमी का बात करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले हम लोग को ब्रह्मांड को समझना है, यूनिवर्स को समझना होगा। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो यूनिवर्स को अगर पूरे तरीके से समझा जाए तो ऐसे तो कई सारी परिभाषाएं हैं यूनिवर्स को लेकर के, छोटा भी बड़ा भी। बच्चों के लिए एक अलग लेवल का परिभाषा, बड़ों के लिए एक अलग लेवल का परिभाषा हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर यूनिवर्स को एक सिंपल सा बात कहें तो जितने भी, अगर एक साधारण सा एक परिभाषा, ऐसा तो लंबा चौड़ा जाएगा, तो ऐसा कह सकते हैं कि सभी अज्ञात और ज्ञात वस्तुएं सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही निहित होता है। मतलब ब्रह्मांड के अंदर में ही आ जाता है। अज्ञात अज्ञात वस्तु क्या क्या हो सकता है, ज्ञात वस्तु में जैसे कि कोई भी एस्ट्रॉइड हो गया। ठीक है, जो भी हमारे पास ग्रह है, ठीक है, ग्रह उपग्रह, जितनी भी सारी चीजें हैं जिसको लोग देखते हैं। और अज्ञात में बहुत सारे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी हमारे ऊपर में ब्रह्मांड में मौजूद है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है बट हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है हम लोग उसको, वो दिखता नहीं है बट हम उसको फील कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में जाकर किसी चीजों को देख पाए तो उसको फील किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सब का सब उसी के अंदर में आता है। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो ऐसा कह दिया जाता है कि आकाश गंगाओं का जो समूह होता है, जितने भी सारे गैलेक्सी है, तो गैलेक्सीज का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम लोग यूनिवर्स के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, यानी सारे आकाश गंगाओं का जो समूह है उसको आप एक ब्रह्मांड के अंतर्गत में कह सकते हैं कि सभी आकाश गंगाओं का जो समूह है वो एक ब्रह्मांड है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बट इसमें डिटेल में घुसिएगा तो जितना भी सारा चीज है जो आज जितना भी नाम सुने, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह वही एस्ट्रॉइड हो गया, पुच्छल तारा हो गया। ठीक है,
ये सब उसको एक पुच्छल तारा को एस्ट्रॉइड कहते हैं। तो ये जितने भी सारे जो कह दिए आकाशीय पिंड कहते हैं, जितने भी सारे आकाशीय पिंड होते हैं वो सबका सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही निहित होता है। ठीक है, मतलब सिंपल से अगर आप समझिए कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड क्या है, जितने भी सारे आकाशीय पिंड है, जैसे कि आकाश गंगाएं वगैरह सब कुछ, आकाश गंगा ही पकड़ लीजिए सिंपल सा, आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कह देंगे। अब एक वो छोटा सा बात आता है कि ये क्या ब्रह्मांड बना कैसे, आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड को निर्माण को ही बताता है कौन सा, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। अब जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, ये सब कल्पना की बातें हैं। दुनिया कैसे बना, किस तरीके से संरचना है, हमारे पास इतने सारे आकाश गंगाएं ब्रह्मांड, ये सब कैसे बना, इस चीज को बता पाना अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है। हम मानव लोग इस चीज के बारे में अभी तक सिर्फ कल्पना ही कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, इसके बारे में हम लोग अपने सौर मंडल से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं, 2-3 ग्रह की तक ही जा पाए हैं, और पूरा ब्रह्मांड का, पूरा दुनिया का कैसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये कैसे बना है। तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, बट जो भी हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट टाइप लोग जो लोग हैं, जो ज्योग्राफी के भूगोल वेत्ता जिनको कहते से, वो लोग जो है वो लोग इस पे कल्पना करते रहे हैं हमेशा से ही। तो इसके संदर्भ में कई सारे सिद्धांत भी आई हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी हो गया, सबसे प्रचलन में है आपका बिग बैंग थ्योरी, कई थ्योरीज हैं, बट सारे थ्योरीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बड़ा बोरिंग सा चैप्टर हो जाएगा, मतलब बोरिंग सा हो जाएगा, और हम लोग को फिलहाल उतना पढ़ना भी नहीं है, बट करेंगे जितना भी पॉसिबल है। फिलहाल बिग बैंग सिद्धांत को समझते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, कई सारी चीजों में प्रमाणिक है, कौन सा, हमारा बिग बैंग थ्योरी। तो पहले बिग बैंग थ्योरी को समझेंगे, और उसके बाद 2-3 चीजें और है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सबको आज समझेंगे हम लोग। इसके साथ में हम लोग थोड़ा सा स्टार को देखेंगे, स्टार क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या। लाइट आ गया है, तो अब जरा बिग बैंग थ्योरी को बढ़िया समझते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को फिर से समझते हैं बढ़िया से। देखिए बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, महाविस्फोट सिद्धांत, पहले देखिए समझिए कि ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ना, बड़ा कल्पना की बात है, ये काल्पनिक बातें हैं। ठीक है, सब कल्पना किया गया है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बना है कौन बता सकता है। ठीक है, कोई नहीं बता सकता है कि इतना ब्रह्मांड कैसे क्या हुआ है, क्योंकि भाई हम लोग बाहर जा ही नहीं पाएंगे, बिना किसी चीज को देखे सुने समझे हम कैसे बता सकते हैं कि ये बना कैसे है। ठीक है, कोई चीज को आपको बताना हो, जैसे हमको बताना हो कि ये मार्कर कैसे बना है, तो पहले इस मार्कर को लेंगे, मार्कर को पूरा खोलेंगे, ई खोलेंगे और एक चीज खोल के देखेंगे, तब ना पता चलेगा जी कि मार्कर में कोई मार्कर बना कैसे है, तो ना बता सकते हैं। ऐसे ही बता सकते हैं, ऐसे ही बिना देखले ही बता देंगे हम कि मार्कर कैसे, तो मार्कर देखे है ये नहीं, मार्कर के बारे में बता देंगे। वैसे ब्रह्मांड को कोई देखा नहीं है, ब्रह्मांड को बिना देखले ही कोई बता देगा, हम लोग का कल्पना है ये। अभी हम लोग को मालूम नहीं कि हमारे जैसा कितना प्रजाति मार्केट में घूम रहा होगा, मतलब कि इस ब्रह्मांड में हमारे अर्थ के जैसा कितना पृथ्वी होगा, और सभी पृथ्वी पे हमारे जैसे ह्यूमन जरूर होंगे। ठीक है, कितना हम लोग से ज्यादा एडवांस होगा, डेवलप्ड होगा, क्या क्या है दुनिया में किसी को नहीं पता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है, हमारी कल्पना से भी परे है। अभी तक हम वो ब्रह्मांड की कल्पना कर पाए, ऐसी सूद ऐसी बुद्धि भी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कल्पना करने में बड़ा समस्या है अभी। ठीक है, खैर जो भी है, अब हम लोग जरा समझते हैं बिग बैंग सिद्धांत को। तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत भी बाकी सभी सिद्धांतों की अपेक्षा ही यह भी एक कल्पना की ही है, लेकिन अगर आपको बिग बैंग सिद्धांत को समझना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको आप सच मान लीजिए, इसको एकदम सच मान लीजिए। कारण क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत प्रमाणिक है, आज के समय में यही सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। लोग इस चीज को, साइंटिस्ट लोग सब इसको, इस चीज को मानते हैं, क्योंकि ये हमारे कई सवालों का जवाब को साबित कर देता है, मतलब सच कर देता है। ठीक है, जैसे आप समझिएगा तो कहा जाता है कि आप एक चीजों को देखा गया, ब्रह्मांड को ऑब्जर्व किया गया हमारे टेलीस्कोप वगैरह से, तो ऐसा ऑब्जर्व करने पे ये मालूम चला कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ठीक है, अब आप कहिएगा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हाँ ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड लगातार कैसे फैल रहा है, ये सब घटना सब कुछ बताएगा। तो कहिएगा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है क्या है, मतलब ये समझाएंगे आपको, ये रेड शिफ्ट की घटना ही है जिसमें आपको इसे बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड का बिग बैंग थ्योरी को समझ लेते हैं, और बिग बैंग थ्योरी जब समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको ये 2-3 चीजें और भी बता दिया जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग क्या करना है, समझना है इस चीज को। ऐसा कहा गया, इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये कहा गया ना
कि प्रारंभ में हमारा ब्रह्मांड एक डॉट के रूप में, एक एकल बिंदु के रूप में उपस्थित था। ठीक है, एकल बिंदु, जिसको हम लोग सिंगुलैरिटी पॉइंट कहें, सिंगुलैरिटी पॉइंट के रूप में उपस्थित था। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो एकल बिंदु के रूप में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारा उपस्थित था। यानी ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड नहीं था, एक छोटे से डॉट के रूप में था। अब इस छोटे से डॉट का मतलब इसको जैसा दिख रहा है वैसा डॉट नहीं समझना है, बहुत बड़ा। आप कल्पना करके देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है और हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है, और इतना बड़ा ब्रह्मांड को एक समेट करके एक डॉट बनाएंगे तो डॉट कितना बड़ा रहा होगा। डॉट की कल्पना कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल है, बट फिर भी अज्यूम कीजिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक डॉट के रूप में था। अब आप सोच करके देखिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड को डॉट में बनाया जाएगा तो कितना घना रहा होगा। ठीक है ना, आप मतलब मानिए क्या कि जैसे कुछ भी आप एक सामान ले लीजिए, उस सामान को एकदम चाप के एकदम जरी को बनाइए। ठीक है, जैसे इतना बड़का एगो ड्राम ले आइए, ड्राम ले आइए, आप बड़का ड्राम खरीद के ले आइए और उसको चाप चाप के पीट के, तो पहले तो आप इतनी को बना दीजिए और उसके बाद फिर और पीटिए। पहले उसको हाइड्रोलिक प्रेस जो आता है ना, उसके नीचे दाब दीजिए, एकदम चप के चपटा हो जाएगा। फिर उसको ऐसे खड़ा करके चापिए और चारों तरफ से चाप के एकदम प्लेट बना दीजिए, इतनी को कर दीजिए। फिर हथौड़ी लेके फिर कूच काच के एकदम हर तरफ से चूरिए उसको, और चूर चूर के फिर हाइड्रोलिक प्रेस से फिर दबाइए। चाहे इन्ने उन्ने से चाप चाप के इतनी वो कंचा टाइप एकदम गोली जैसन बना दी से, उतना बड़ा ड्राम को इतनी वो गोली बना दी है तुम चाप के। और आप बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है ये? तो सोचिए उतनी रहेगा, कितना भारी रहेगा। अब जितना भारी ड्राम को उठाने में आपको लगेगा, अब वही उतना बड़ा ड्राम को इतनी को गोलियां बना देता, इतनी गोली में कितना वजन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? भारी रहे हुए रहबे करेगा। तो वही बात है, तो यहाँ पे इतनी को गोली में बहुत ज्यादा भार हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड हमारा एक एकल बिंदु में, एक सिंगुलैरिटी पॉइंट के अंदर में सम्मिलित है। ठीक है, अब जब इसमें सम्मिलित रहेगा इतना घना में, यानी इसके अंदर में जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स एकदम पास पास होंगे, और पार्टिकल्स जब पास पास होंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। घर्षण होगा कि नहीं होगा? आइए एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। कभी आप बस में सफर किए हैं, भीड़ भाड़ वाला बस में? अभी कुंभ का मेला भी लगा था, या ट्रेन में या बस में। बस का एग्जाम्पल लेते हैं। बस वाला देखिएगा, कोई कोई बस वाला ऐसा रहता है कि एकदम ठूस के पैसेंजर को बैठा लेगा। ठीक है, 20 गो का सीट है, लेकिन 50 गो के घुसाएगा, 30 गो के एक्स्ट्रा घुसाएगा, तो वो ओवरलोड कर देता है भाई। बस रोता है कि बस कर बस कर, बस खुद बोल रहा है बस कर, लेकिन ये लोग बस ही नहीं करेगा। ये लोग खलासी लोग जो रहता है, ये लोग तुम आज और घुसो जो अजीब करता है, लेकिन खैर क्या कर सकता है। तो सोचिए जरा सा, बस में आदमी जो है 20 की जगह 50 घुसा हुआ है। अब 50 घुसा है तो क्या लगता है आपको, एकदम आराम से थोड़े खड़ा रहेगा, एगो यहाँ एगो वहाँ, ऐसा नहीं ना होगा ना। आदमी एकदम चिपकल रहेगा, आदमी में आदमी एकदम चिपकल रहेगा। और जब आदमी में चिपकल रहेगा और बस जब चलेगा तो बस के चलने से आदमी रगड़ाएगा कि नहीं रगड़ाएगा? ऐसे ऐसे घर्षण होगा। वही घर्षण आप कल्पना कीजिए, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बस में आदमी एकदम घना है, एकदम साथ पास में चिपकर तो घर्षण हो रहा है, वैसे ही इस एकल बिंदु में जो है ना, सारे पार्टिकल्स पास है। तो पास है पार्टिकल भाई, तो घर्षण तो लगभग ना करेगा, फ्रिक्शन तो होगा ही ना। ठीक है, एक मिनट, हाँ, फ्रिक्शन तो लगेगा ही। अब हम देख रहे थे कि वो दिख भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है बोर्ड से कट जाए, तो घर्षण तो लगेगा ही। अब घर्षण हुआ, ठीक है, इस एकल बिंदु में क्या स्टार्ट हुआ? इस एकल बिंदु का अगर बात समझिएगा तो इसका जो डेंसिटी था, सबसे पहली बात क्या समझना है कि इसका जो डेंसिटी था वो डेंसिटी इनफाइनाइट था। जब हम लोग को नहीं पता होता है ना, तो हम लोग झूठ इनफाइनाइट बोल के निकल लेते हैं, वहां से बच के निकलना हुआ। नहीं मालूम है तो क्या बोलिएगा। तो साइंटिस्ट लोग भी ऐसा ही करते हैं, नहीं मालूम होता तो ई साइन लगा देते हैं, 8 के सुता देते हैं उल्टा, ले सुत 8, और उसको इनफाइनाइट एक नाम दे के निकल लेते हैं। बहुत हेल्प करता है साइंटिस्ट लोग को। जहाँ नहीं पता चल रहा है वहां पे डाल दीजिए इनफाइनाइट, इसको सुता दीजिए, 8 के सुता दीजिए, हो गया काम, बड़ा इजी रहता है। तो नहीं मालूम रहता है, अब हम लोग भाई उन्हीं का बात मानेंगे ना, साइंटिस्ट लोग। हम लोग साइंटिस्ट तो है नहीं कि जाके सब करेंगे, ठीक है, बन सकते हैं, लेकिन अब जो रिसर्च होगा उस पर ज्यादा वैलिड है ना, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग का ही बात मानेंगे। तो साइंटिस्ट लोग है क्या करते हैं, क्या बताया अभी तक कि ये जो डेंसिटी है इसका ज्यादा था। एक और साइंटिस्ट का नाम बात कर रहे हैं ना, तो ये बिग बैंग थ्योरी है लेमेत्री के द्वारा किया गया था। जॉर्ज लेमेत्री उनका नाम था, ठीक है, लेमेत्री के द्वारा। लेमेंटियर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो जैसा भी समझिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।
तो जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है, वही इसका प्रतिपादन वगैरह सब कुछ करने का काम करते हैं। मतलब इस थ्योरी को सिद्ध करने का जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं। पहले इस सिद्धांत को बढ़िया से समझ लेते हैं कि सिद्धांत का बना कैसे, मतलब क्या क्या कहता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सिंगुलैरिटी पॉइंट में पूरा ब्रह्मांड हमारा सम्मिलित था, इसमें घनत्व ज्यादा था, घनत्व होने ज्यादा इनफाइनाइट होने की वजह से इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ। अब जब फ्रिक्शन हुआ तो इससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा, होगा ही होगा। हाथ को अगर ऐसे से रगड़िए, गर्म होगा कि नहीं होगा, तो वैसे ही बताइए, उतना घना पार्टिकल है, एकदम कस कर रब हो रहा है, तो रब हो रहा है तो में ऊष्मा आएगा कि नहीं आएगा, गर्म हो जाएगा, हीट उसमें आ जाएगा। तो उसमें हीट आ गया। अब जब उसमें हीट आ गया तो एक टाइम पे जा करके वो हीट वाला, यानी कि जो बॉल था ना, ये पॉइंट था ना, ये वाला, ये कर गया विस्फोट, करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, विस्फोट, इसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, विस्फोट, जैसे बम फोड़े विस्फोट हुआ, इस टाइप का विस्फोट हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, डेंसिटी ज्यादा था, फ्रिक्शन लगा, हीट हुआ और इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अब जरा को बात बताइए, इसको आप विस्फोट कहिएगा तो खिसियाना जाएगा, कहेगा कि हम भाई ब्रह्मांड को जन्मदाता है, ब्रह्मांड विस्फोट कर रहा है, इतना बड़ा है, हम लोग विस्फोटे कहेगा। विस्फोट साला तू पृथ्वी पर रहे वाला, तू लोग जो है बम फोड़ता है उसको विस्फोट बोलता है, हम लोग विस्फोटे कहेगा, नहीं मानेगा, खिसिया जाएगा लोग। अब कहेगा किसका बात कर रहे हैं, ये बिंदु का बात कर रहा है, बिंदु नहीं मानेगा कि हम जो फटे हैं उसको विस्फोट नहीं बोलो। ठीक है, इस बिंदु क्या बोलेगा, सिंगुलरिटी पॉइंट क्या कहेगा कि हम जो विस्फोट किए तुम उसको विस्फोट नहीं बोलो बाबू। ठीक है, उसको कुछ और नाम दो। तो हम लोग इसको खुश करने के लिए इसमें जोड़ दिए महा। ठीक है, महाविस्फोट हुआ और नाम डाले महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, एकदम यो भी खुश हो गया, बोला ना, राजा महाराजा, महा जोड़ते हैं तो एकदम महापति खुश हो जाता है, वही चीज है। ये विस्फोट हुआ तो इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट कहे, जिसे हम लोग बिग बैंग का नाम दिए। ठीक है, बिग बैंग। हालांकि देखिए, बिग बैंग जो है ना, मजाक में बोला गया था, लोग इसको इस पे हंसे थे। एगो कौन तो साइंटिस्ट थे, उसका नाम हमको याद था बट अभी भूल रहे हैं। वो मजाक में इसको कहे थे बिग बैंग, हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बिग बैंग बोले थे, लेकिन सबको इतना पसंद आ गया कि इसका नाम ही बिग बैंग रख दिया गया, थ्योरी का नाम बिग बैंग रखा गया। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत यहाँ से इस तरीके से हुआ, क्या होना, विस्फोट होने पे। अब देखिए, विस्फोट तो हर तरीके से होगा, ये बिंदु देखिएगा तो विस्फोट करेगा, हर तरीके से विस्फोट करेगा, चारों साइड में एकदम इस बिंदु क्या हुआ, फैल गया। ठीक है, चारों साइड में एकदम बिंदु फैल गया, मतलब यूं समझिए इस तरह के धीरे धीरे चारों तरफ पूरा का पूरा फैल गया। ठीक है, अब सब जब फैल गया इधर उधर में, जैसे ये फैला पूरा का पूरा इधर उधर, तो सब में डस्ट पार्टिकल वगैरह सब कुछ होंगे कि नहीं होंगे। ये विस्फोट किया तो इस विस्फोट से निकला क्या क्या, पहले उसे भी समझ लीजिए। जब ये विस्फोट हुआ ना, तो इसमें निकले सबसे पहले डस्ट पार्टिकल। इसमें से डस्ट पार्टिकल निकल कर क्या है, आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, सबसे बड़ी बात यहीं से जो है ना, टाइम का और स्पेस का भी शुरुआत हुआ। मतलब डस्ट पार्टिकल निकला, टाइम और स्पेस। अब टाइम और स्पेस समझ रहे, एक उससे पहले एक और एनर्जी। जब ये महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट में क्या कहेंगे, डस्ट पार्टिकल, राख कहिए, धूलकण कह दीजिए, वो निकल करके आया, एनर्जी निकल करके आया, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, और साथ में टाइम और स्पेस। मतलब यूं समझ लीजिए कि आज समय जो बात करते हैं, तो उस समय प्रारंभ में समय का कोई बात ही नहीं था। समय को क्या है, समय है क्या क्या नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं चलता था। ठीक है, समय का प्रारंभ भी इसी विस्फोट की बात से कहा जाने लगा। और समय के साथ साथ स्पेस का भी, स्पेस नाम का अस्तित्व होता है हमारे पास, लेकिन हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ खड़ा है, हमारा मोबाइल इतना दूर में है, तो हमारे बीच में कुछ तो है ऐसा, हमारे बीच में क्या है, हमारे बीच में स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस क्या है, तो इस स्पेस के का भी शुरुआत प्रारंभ में समझिए कि इस महाविस्फोट से ही हुआ था। अब सुनने में अटपटा लगेगा थोड़ा सा कि भाई स्पेस, खाली जगह का, खाली जगह भी बनाया गया है, इसको बनाने की क्या जरूरत है, हाँ इसे बनाया गया है, स्पेस बनाया गया है। अगर आप इसको सोचिएगा तो स्पेसों को हम लोग चाप सकते हैं, स्पेस को भी हम लोग दबा सकते हैं। ठीक है,
स्पेस को भी दबाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे समझेंगे आप चीज़ों को। तो कहने का मतलब यूँ समझ लीजिए सिंपल था, जब महाविस्फोट हुआ तो उससे डस्ट पार्टिकल निकले, धूलकण वगैरह सब कुछ निकला, एनर्जी निकला, साथ में आपका टाइम बनकर निकल करके आया और स्पेस निकल करके आया। ठीक है, टाइम स्पेस सब कुछ निकल करके आया। अब समझिए कि जब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट में जगह जगह क्या हुआ ना, धूलकण, डस्ट पार्टिकल, यह सब चीजों का क्या हुआ, बादल बन गया, यानी कि धूल कणों का बादल बन गया। धूल कणों का जगह जगह धूल कणों का बादल का निर्माण हो गया, क्योंकि ब्रह्मांड अब लगातार फैलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, धूल कणों का बादल हो गया। इसी बादल को हम लोग निहारिका या नेबुला का नाम दिए। इसको बोले नेबुला या निहारिका। इसी बादल का क्या नाम दे दिए हम लोग, नेबुला या निहारिका कहते इसे, निहारिका बन गया। ठीक है, क्या क्या हुआ, सिंगुलरिटी पॉइंट था, डेंसिटी ज्यादा था, फ्रिक्शन लगा, हीट निकला, महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट से धूल कणों का बादल बन गया। सिंपल सा चीज, महाविस्फोट हुआ तो उसके बाद से धूल कण बादल निकला और इससे क्या बन गया, नेबुला का निर्माण हुआ। और यही नेबुला से ब्रह्मांड बना है। ठीक है, कैसे बना है जरा सा उसमें आते हैं। इसी नेबुला से क्या बना, ब्रह्मांड बना है। अब ब्रह्मांड कैसे बना है, अब आपको उसकी ओर लेके चलते हैं। जब ये नेबुला का निर्माण हुआ, धूल कणों का बादल का निर्माण हुआ, तो आप समझिए धूल कणों का बादल में जो जो कण है आराम से तो बैठेगा नहीं, क्योंकि अभी फटा है, अभी आराम से रह जाएगा, नहीं रहेगा, अभी भागेगा इन्ने उन्ने। जैसे एगो बच्चा लोग को देखिएगा, एगो कंचा रहता है, कंचा नहीं कहिए उसको, छोटका बॉल रहता है ना, उसको एगो कमरा में जाइए और मारिए कस के जमीन पे, इन्ने उन्ने छटाक पटाक 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 भागेगा इन्ने उन्ने, एकदम रैंडम मोशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, उसको अभी जस्ट कदी मिला है। ठीक वैसे ही अभी फटा है, धूल कण का पार्टिकल है, सब भागे कि नहीं इन्ने उन्ने, तो सारा पार्टिकल इधर लेफ्ट राइट इन्ने उन्ने 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 भागना चालू करता है। अब जब भागना चालू करता है तो फिर से ही में घर्षण शुरू होगा, फिर से फ्रिक्शन लग रहा है, इन्ने रगड़ा उन्ने रगड़ा इन्ने रगड़ा, एगो पार्टिकल अगर अज्यूम कीजिए, एगो पार्टिकल है, ये रगड़ के एगो पार्टिकल भागा, तो मैं फिर दूसरे का रगड़ किया गया, फिर एगो और रगड़ दिया, फिर एगो और रगड़ दिया, ऐसे ऐसे करते हुए लगातार फटाक फटाक घर्षण होता जा रहा है। कोई ना कोई रगड़ ही रहा है, कोई उससे रगड़ा, उससे उससे ऐसे ऐसे रगड़ा रहा है, रगड़ा रहा है, रगड़ा रहा है, रगड़ाते 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 इसमें क्या हो गया, इसमें फिर से प्रकाश उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसमें प्रकाश उत्पन्न हो गया, यानी कि लाइट उत्पन्न हो गया, और इसमें भी ऊष्मा आ गया। ऊष्मा यानी कि हीट, लाइट और हीट इसमें फिर से आ गया, यानी इस नेबुला में लाइट और हीट आ गया। अब जब लाइट और हीट आ गया ना, तो लाइट और हीट आने के बाद हम लोग इसका नाम क्या डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग आद्य तारा। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे प्रिमिटिव स्टार। प्रिमिटिव स्टार, इसका नाम क्या डाल दिए, को अलग नाम दे दिए। मतलब सिंपल सा चीज, जब नेबुला यानी कि गैसों का जो बादल है, ठीक है, इसमें गैस भी, हाँ गैस भी जोड़ लीजिए, गैस नहीं हम लिखे थे, गैस भी बना। ठीक है, यानी गैसों का, धूल कणों का जो बादल था, उन बादलों को आप नेबुला कहा गया। और जब यही नेबुला में पार्टिकल्स रैंडम मोशन करने लगे, तो इसमें इससे जब हीट आया, तो इसमें जब प्रकाश उत्पन्न होने लगा, तो इसका एक अलग नाम दे दिया, जिसको कहा गया आद्य तारा, यानी कि प्रिमिटिव स्टार। प्रिमिटिव स्टार कहा गया। अब ये प्रिमिटिव स्टार जब बन गया, तो प्रिमिटिव स्टार बनने के बाद जो है, ये लगातार इसमें मोशन तो चल ही रहा है, रैंडम मोशन इन्ने कर ही रहा है, सब छटपुट कर ही रहा है सब। ठीक है, लगातार इसमें गर्माहट पैदा होता जा रहा है, लगातार इसमें क्या हो रहा है, गर्मी पैदा हो रहा है, ये गर्म होता जा रहा है। और गर्म होते 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 इसके अंदर में जो है ना, इसका में एक में कह दीजिए कि इसमें एक खास लेवल का एक गोलाई टाइप का एक आकृति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मतलब कि समझिए कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका मास बढ़ रहा है, इसमें गुरुत्व पैदा हो रहा है। अब गुरुत्व के कारण जो है इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, यानी कि सारा चीजों को अपने अंदर खींचने का, एकदम छोटा करने का। ठीक है, ये क्या हुआ, आद्य तारा जो है ना, आद्य तारा में क्या हुआ, संकुचन कह दीजिए, संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो गई। और जब संकुचन का क्रिया प्रारंभ हुआ ना, तो ये तारा का गर्मी और बढ़ गया। ठीक है, तारा का गर्मी और बढ़ जाएगा। अब जब तारा का गर्मी और बढ़ जाएगा, तो गर्मी बढ़ने के बाद जो है ना, ये तारा जो है, तारा के अंदर में एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग नाम दिए हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं।
ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन ऐसे ही बोलते हैं कुछ, बता देते हैं इस चीज को, ठीक है। फिर से लाइट गए हो, अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब इस नाभिकीय संलयन में होता क्या, जैसे एक बार इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ होता नहीं है, नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि दो समान तरह का पार्टिकल, दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, दो पार्टिकल को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, दो पार्टिकल को क्या होता है हम लोग जोड़ते हैं। जब दो पार्टिकल, आपको यहाँ पे बताते हैं, एक पार्टिकल मान लीजिए ये है और एक पार्टिकल ये है, तो दोनों पार्टिकल को जो है ना हम लोग जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद एक नया पार्टिकल का निर्माण होता है, ठीक है। अब जब नया पार्टिकल का निर्माण होता है ना, नया पार्टिकल का जब निर्माण होता है, तो नया पार्टिकल का निर्माण होने से होता क्या है, ऐसा देखा गया कि जैसे दो पार्टिकल है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों का मास मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि इस पार्टिकल का जो वेट है, जो मास है, वो 5 ग्राम है, और इस पार्टिकल का जो मास है मान लीजिए 6 ग्राम है, ठीक है। तो अब ये दोनों पार्टिकल को आप जोड़ दीजिएगा, तो जो नया पार्टिकल बन करके आएगा वो बड़ा पार्टिकल होगा, और उसको वो 11 ग्राम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 5 ग्राम ई और 6 ग्राम ये मिल करके 11 ग्राम का पार्टिकल बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है, इसका जो है ना कुछ पार्ट, यानी कि मान लीजिए आप 10.99 ग्राम ही रहता है, यानी कि ये जुड़ने के बाद भी इससे छोटा ही रहता है, ठीक है, इससे छोटा ही रहता है। यानी कि जो 0.001 ग्राम है वो कहा गया, ठीक है, वो गया कहा। तो वही जो मास है ना, वो जो द्रव्यमान है, वही द्रव्यमान बदल जाता है एनर्जी के रूप में, ठीक है। आइंस्टीन का जो रूल पढ़े है ना, ई बराबर ऐसे करके है कुछ, mc², ई बराबर mc² करके है ना, तो उस चीज को ज्यादा होल्ड करता है, वो एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसमें घुसने पर टाइम और ज्यादा लगेगा। बस सिंपल सा समझिए कि द्रव्यमान अगर कमेगा तो द्रव्यमान किस में जाएगा, ऊर्जा में बदलेगा। जैसे कोई आदमी को देखिए ना, आदमी क्या करता है, कोई मोटा आदमी है, जिम जाता है, तो वो क्या करता है, वो जा करके अपने आप को थकाता है ना जिम, उसका वजन, उसको उसको उसका एनर्जी बर्न हो रहा है, वो उसका क्या हो रहा है, वजन कम रहा है, और वो वजन, उसका जो वेट है वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए फैट जमा हो रहा है शरीर के अंदर में, फैट जमा हो रहा है, आदमी खाना नहीं खाता है, जिस दिन खाना नहीं खाता है, आप समझे है ना कि कार्बोहाइड्रेट उसको एनर्जी देता है, लेकिन जब जिस दिन आदमी उपवास में रहता है फिर भी वो काम कर रहा है, तो उसको एनर्जी मिलता ही नहीं मिलता है। तो एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है, फैट से मिलता है, मिलता है ना। तो फैट जलाता है, जब फैट जलेगा तो शरीर का ऑटोमेटिकली वजन कम होगा, तो मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब वही चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो गो एटम था, दो गो मॉलिक्यूल है, दो गो पार्टिकल, और दो पार्टिकल जुड़ के एक नए पार्टिकल का निर्माण कर रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि मास कम रहा है, और वही मास जो है ना एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और जो ये एनर्जी बनता है बहुत ही हाई लेवल का एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बहुत ही भयंकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये पूरा एनर्जी जो निकलता है ना, वो हीट के रूप में और लाइट के रूप में। मतलब यूं समझ लीजिए कि नाभिकीय संलयन जब प्रक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के बाद जो है ना, इसमें क्या क्या निकलता है, इसमें निकलता है हीट, और इसमें निकल करके आएगा आपका लाइट, ठीक है, आपका लाइट, ठीक है, आपका हीट निकले, हीट निकलेगा और लाइट निकलेगा। किस प्रक्रिया के बाद से, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद में। तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है, दो पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ करके एक नए पार्टिकल का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। अब बात यह है कि कौन सा पार्टिकल जुड़ता है, तो नाभिकीय संलयन जो यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रहा है, इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं। क्यों भाई, क्योंकि एक और चीज समझिए, जब महाविस्फोट हुआ ना, तो इसमें कण के रूप में जो कण बना था, जो पार्टिकल के रूप में निकला था, वो प्रोटॉन था, ठीक है, वो प्रोटॉन था, प्रोटॉन जिसको कहते हैं PROTON, ठीक है, प्रोटॉन निकला था। और उसके बाद जो तत्व निकला था, ठीक है, तत्व के रूप की अगर बात करेंगे तो तत्व के रूप में हाइड्रोजन निकला था, ठीक है।
हाइड्रोजन निकल करके आया था, यानी कि महाविस्फोट में हाइड्रोजन निकल करके आया। अब आप कहिएगा हाइड्रोजन निकला, आपको कैसे पता, या दुनिया में किताबों को कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकला था? बाबू इसलिए क्योंकि देखा गया ना कि पूरा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब है कि महाविश्व में सबसे हाइड्रोजन गैस निकला होगा सबसे ज्यादा, है ना? सबसे ज्यादा वही है। जैसे मान लीजिए खाना खाने गए हैं और खाना में सबसे ज्यादा उजला वाला मिठाई है, एकदम भरल है, 10-15 सब, मतलब जैसे कि पार्टी में गए और आपको एकदम रसगुल्ला उजला वाला छूट खिलाया जा रहा है, एकदम कह रहा है कि कलक्का कम लियो भाई, गुलाब जामुन को कम लेना है, लेकिन कलक्का जितना मन करे उतना लो। इसका अर्थ क्या हुआ कि काला वाला जामुन की अपेक्षा उजला वाला मिठाई जो है वो ज्यादा बना है। ठीक है, वो ज्यादा बना है। वही चीज है कि इस महाविस्फोट में हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन गैस जो है ना वो निकल करके आया, हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकल करके आया, मतलब वही रूप है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जब संकुचन हुआ, आद्य तारा जब बना, आद्य तारा में अपने आप में संकुचन का क्रिया हुआ, इसका हीट और बढ़ने लगा टक्करवा की वजह से, घर्षण वर्षण जो भी चीजों की वजह से। जब घर्षण बहुत ही तीव्र हो जाता है, घर्षण होता 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 संकुचन होता 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 हुआ एक खास लेवल पे इसका तापमान पहुंच जाता है, एक स्पेशल कंडीशन में इसका तापमान पहुंच जाता है। तो उस तापमान पे पहुंचने के बाद जो है ना, ये इसके अंदर में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगा तो इसके अंदर में हीट आ जाएगा और लाइट हो जाएगा। मतलब ये आद्य तारा अब आद्य तारा न रह करके एकदम इतना तेज चमकना प्रारंभ करेगा ना, इतना तेज चमकेगा। इसी चीज को हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, और इस नाभिकीय संलयन के बाद यही चीज बन जाता है स्टार, यानी कि तारा। यहां से जन्म हो जाता है तारा का। ठीक है, हम आपको फिर से कंप्रेस करते हैं चीजों को। सिंगुलरिटी पॉइंट था, डेंसिटी इसका ज्यादा था, इसमें घर्षण हुआ, हीट पैदा हुआ, हीट पैदा होने से महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट से डस्ट पार्टिकल, एनर्जी, गैस, टाइम और स्पेस का निर्माण हुआ, कण के रूप में प्रोटॉन निकल कर गया और तत्व के रूप में हाइड्रोजन गैस निकल करके आया। ठीक है, इन सभी चीजों से मिल करके क्या बना, गैसों का बादल बन करके आया। इन सभी चीजों से मिल करके क्या बना, गैसों का जगह जगह गैसों का बादल बना, जिसे हम लोग नेबुला या निहारिका कह रहे थे। और जब नेबुला और निहारिका के अंदर में सारे कण लेफ्ट राइट कहीं भी रैंडम मोशन कर रहे थे, जिसकी वजह से उसमें घर्षण फिर से हुआ और पार्टिकल में, कणों में घर्षण हुआ, घर्षण की वजह से प्रकाश और उष्मा उत्पन्न हो गया, और उसी को एक अलग नाम दे दिया गया, हम लोग प्रिमिटिव स्टार नाम दे दिए। अब जब ये प्रिमिटिव स्टार में संकुचन का क्रिया प्रारंभ लगातार चलता रहा, लगातार घर्षण होता रहा होता रहा होता रहा, इसका तापमान यानी इस आद्य तारे का तापमान लगातार बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अब तापमान लगातार बढ़ता रहा तो एक खास तापमान में जा करके इसका नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो गया। अब आप कहिएगा कि भाई खास तापमान ही क्यों चाहिए, अगर क्या ये आद्य तारा में ही नाभिकीय संलयन नहीं हो सकता है क्या? समझिएगा इस चीज को ध्यान से। हम अभी क्या बताएं कि इस महाविस्फोट में सिर्फ हाइड्रोजन निकल करके आया, और नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है, दो परमाणु जुड़ रहा है। ठीक है, जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इस चीज को हमको बताइएगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, दोनों पे जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो भी है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब दो पॉजिटिवली चार्ज चीज को आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो क्या जुड़ेगा, जैसे चुंबक लेते होंगे, मैग्नेट लेते होंगे, तो एक तरफ क्या होता है, साउथ और नॉर्थ को अगर आप नॉर्थ को अगर पास में रखिएगा तो फटाक से चिपक जाएगा, लेकिन साउथ को साउथ जैसे में रखिए भगाएगा, नहीं चिपकेगा। फिर उसको चिपका कब सकते हैं, उसको कस के अगर हम लोग दाब देंगे ना चिपक जाएगा। दबाव अगर लगा दिया यानी कि हम लोग प्रेशर लगा देते हैं तो वो चिपक जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये हाइड्रोजन का कण, ये दो ठो हाइड्रोजन का कण है। अब इन दोनों हाइड्रोजन के कणों को जोड़ना है, क्या लगता है आपको आसानी से जुड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों तो भाई एक के मिजाज के, दोनों पुष्पाराज है, झुकेगा नहीं, साला वाला है। ठीक है दोनों एक एक कैटेगरी का है, नहीं झुकेगा। तो झुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दबाव लगाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हम दबावे जाएंगे, इसे चापे जाएंगे? नहीं, ऐसे दबाव नहीं लगेगा। इसको चाहिए क्या, हीट, एकदम इस लेवल का इसको हीट मिलना चाहिए, जिस हीट के बाद ये मजबूर हो जाएगा आपस में मिलने से। इसीलिए जब आद्य तारा में लगातार संकुचन का, फ्रिक्शन का प्रक्रिया चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो एक टाइम में जा करके जो है ना
इसमें इस लेवल का प्रेशर पड़ता है, इस लेवल का दबाव पड़ता है कि ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का परमाणु जो है आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, और जब जुड़ता है तो ऐसे ही हीट और लाइट का उत्पत्ति होता है। और जब ये हाइड्रोजन दोनों जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद हीलियम गैस बनाता है। जब दोनों गैस आपस में जुड़ गया तो जुड़ने के बाद हीलियम गैस का निर्माण करता है। यानी कि जो आपका जो स्टार बन रहा है, स्टार बनने की प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यही हाइड्रोजन जब तक हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा, नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया चलता रहेगा। और नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया चलता रहेगा तो उसके अंदर में से हीट और उसके अंदर में से लाइट निकलता रहेगा। और उसी को, वही चीज हम लोग को क्या कहलाता है, उसी का एक अलग, उसी वही चीज क्या बन गया, हमारा स्टार बन गया। ठीक है, नाभिकीय संलयन, जिस भी आद्य तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी वो स्टार बन जाएगा। और इस स्टार से क्या होता है, हीट हो गया, लाइट हो गया, सब चीजें निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तारे बनने की प्रक्रिया थी। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। और यही तारे, इन्हीं तारों के समूह से आकाश गंगा बना। ठीक है, और वही आकाश गंगाओं के समूह हम लोग ब्रह्मांड कहते रहे। आया बात समझ में, कितना इजी है। हम लोग बस एक चीज को समझे कि तारा कैसे बना, बाकी चीज तो इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में तारा ही बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। जो आसमान में आप ऊपर झांकिएगा जाके, जो चमकता हुआ दिख रहा है, चांद को छोड़ के, चांद को मत तारा समझ लीजिएगा, चांद और एक शुक्र है, बाकी उन लोग को छोड़ के बाकी सब चमकता हुआ चीज तो तारा ही है ना जी। ऑलमोस्ट ये 99% चीजें आपके तारा ही है। ठीक है, क्योंकि तारों से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। तो ये क्या हो गया, स्टार बन करके आ गया। और इन्हीं स्टार्स का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टार्स का समूह को हम लोग क्या बोल देंगे, गैलेक्सी बोल देंगे, आकाश गंगा कह देते हैं। ठीक है, तो आकाश गंगा की बात करेंगे, बट फिलहाल पहले स्टार की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से समझिएगा कि हमारा स्टार का उत्पत्ति हो गया, तारा बन करके आ गया। ठीक है, तारा बन करके आ गया। अब हम लोग तारा का थोड़ा सा क्वालिटी भी जानेंगे, तारे कितने प्रकार के होते हैं उसे भी समझेंगे। लेकिन बिफोर दैट, इससे पहले जरा इन तीनों चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। ये रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हम क्या लिखे हुए हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, हुआ ये, जब थ्योरी बना, इसको प्रूव करने में एक और चीजों का योगदान होता है। क्या है उसमें, क्या योगदान दिया गया, ये रेड शिफ्ट का घटना है ना, ये एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट बने। ठीक है, उनका नाम था हबल, एडविन हबल, आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट थे जो इस घटना को प्रूव किए थे, यानी इसको साबित करने में उनका एक रोल है। क्या रोल है वो बताते हैं। ऐसा देखिए, कहा गया ना, हम लोग जब आकाश गंगाओं को टेलीस्कोप वगैरह लगा करके काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया गया किसी खास आकाश गंगाओं के या खास ऑब्जेक्ट को, तो उन लोगों को मालूम चला ना कि आकाश गंगाएं फैल रही है, लगातार फैल रहा है। ठीक है, लगातार फैल रहा है। अब ये घटना बड़ा अचंभित करने वाला था कि भाई आकाश गंगा में, आसमान में चीजें, यानी ब्रह्मांड हमारा लगातार विस्तृत हो रहा है, लगातार फैल रहा है। ये क्या बात है, ब्रह्मांड जो है लगातार फैल कैसे रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये एक समस्या वाला बात था कि ब्रह्मांड हमारा लगातार फैल कैसे सकता है आखिर। ठीक है, ठीक है, अब आप भी कहिएगा कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हमें कैसे मालूम चला, इसी को समझना है। देखिए, पहले समझिए फैल कैसे रहा है। एक चीज को समझ लीजिए, कल्पना कर लीजिए आप, जैसे समझिए कि क्या, मान लीजिए एक गुब्बारा लीजिए, एक प्रैक्टिकल ऐसा कीजिएगा, समझ में आ जाएगा ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा लेने के बाद उसमें हवा भरे, उसमें क्या कीजिए ना, हल्का सा फूकिए और उस पर मार्कर से अलग अलग जगह पर डॉट डाल दीजिए, और डॉट डाल दीजिए और उसको फूकिए। पूरा गुब्बारा आपको फैलता हुआ दिखाई देगा। गुब्बारा वही है लेकिन वो फैल रहा है, फैलता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। अब इस चीज को प्रूफ कौन किए, एडविन हबल किए। कैसे किए, रेड शिफ्ट की घटना से किए। रेड शिफ्ट घटना में हुआ क्या वो समझिए। बहुत छोटा सा चीज किया गया था। क्या बताया कि आकाश गंगाओं को ऑब्जर्व किया गया। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, कहीं पे जगह देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे एक आकाश गंगा है, तो यहाँ पे ये टेलीस्कोप से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो ये कुछ समय के बाद, जैसे अभी सफेद है, लेकिन कुछ ही समय के बाद, यानी घंटा 2 घंटा नहीं, कुछ लंबे समय, साल 2 साल 5 साल, जैसा कह दीजिए, समय में ऐसा देखा गया ना
कि जो डॉट है जो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है ये रेड में दिखाई दे रहा है, रेड कलर का हो गया। तो भाई साहब आप तो जानबे करते हैं बचपन से कि जो कलर कोई भी चीज जो है मतलब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सातों रंग से मिलकर के सफेद रंग बनता है। यानी कि अगर ये जो है लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसका अर्थ ये रहा कि ये धरती से दूर जा रहा है, ठीक है, धरती से दूर जा रहा है तभी तो वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ना। साइंटिस्ट लोग का दिमाग खनक गया। तो अब कहिएगा कि भाई दूर जा रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि तो फैलिए रहा होगा, ठीक है, वाह लाइट आ गया, फैलिए रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ एक तरफ वाला जा रहा होगा बाकी सब साथ में आ रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ भाग रहा होगा, फैलिए रहा आकाशगंगा को कैसे मालूम चल गया, जिसको देख रहे थे वही तो भाग रहा होगा खाली। तो ऐसे ये प्रश्न आया तो इस चीज के लिए क्या किया गया ना, हर दिशाओं का, यहाँ पे हम अगर पृथ्वी मान ले तो आगे का आकाश गंगा, इधर का आकाश गंगा, इधर का आकाश गंगा, पीछे हर तरफ का चीजों को ऑब्जेक्ट को ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया और हर तरफ का ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता हुआ प्रतीत हुआ, यानी कि लाल रंग में परावर्तित, लाल रंग होता हुआ प्रतीत हुआ। और इसी को हम लोग रेड शिफ्ट का घटना नाम दिए क्योंकि हर तरफ से भाई दूर जा रहा था ऑब्जेक्ट। और इसका अर्थ यही हुआ कि हमारा जो आकाश गंगा है यानी हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, ठीक है, उसे हम लोग रेड शिफ्ट की घटना का नाम दिए। एडविन हबल के द्वारा ये चीजें की गई थी। ब्लू शिफ्ट क्या है, देखिए ब्लू शिफ्ट क्या है ना कि ब्लू शिफ्ट का ब्लू कलर का सबसे कम सबसे कम है, ये मिलता नहीं है बट काम काफी करता है आगे जा करके। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है कि प्रकाश अगर पास आएगा तो ब्लू रंग में दिखाई देगा, सिंपल सा चीज जैसे कि आप रेड शिफ्ट समझे, ठीक है। अब ये विंड का डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है जरा यही समझ लीजिए। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है ना कि जब कि जो आपका हीट है और जो वेवलेंथ है इसमें उल्टा संबंध है, ठीक है। अगर कोई चीज गर्म ज्यादा, किसी चीज है जिसका हीट ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा, अगर किसी का हीट कम है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। समझिएगा इस चीज को जरा सा, वेवलेंथ कम हीट ज्यादा जो भी चीज है। मान लीजिए अज्यूम कीजिए एक पत्थर मारिए, एक नदी के अंदर में एक पत्थर मारिएगा, शुरुआत में एकदम ऐसे ऐसे निकलेगा जल्दी जल्दी और जैसे ही दूर जाएगा ना वैसे ही कम तरंग डालेगा। तरंग का कल्पना कीजिएगा, जैसे जल्दी जल्दी निकलेगा, जहां पत्थर मारे वहां पे जल्दी जल्दी से निकलेगा, ठीक है, लेकिन दूर जाएगा तो आराम होगा कि नहीं होगा। वैसे ही ठीक वैसे ही समझिए, जिसका जो ज्यादा हीट, जिसका हीट अगर बढ़ा दीजिएगा तो उसका वेवलेंथ एकदम ज्यादा हो जाएगा, और अगर हीट कम कर देते हैं तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। इस चीज को बदलाते हैं कौन, विन का डिस्प्लेसमेंट रूल लॉ यही कहता है कि हीट में और वेवलेंथ में जो संबंध है वो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, उल्टा संबंध होता है। ये चीजें बताई गई किनके द्वारा, विन के द्वारा बताया गया था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हेल्प करता है चीजों को समझने में, क्योंकि अब आप समझिए ना इसको, विन के विस्थापन नियम में हीट वेट को समझिएगा ना, वेवलेंथ अगर स्लो आ रहा है तो वेवलेंथ अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब एक वो ऑब्जेक्ट जो है वो हीट कम छोड़ रहा है। जैसे इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाएगा आपसे कि सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश या ऊष्मा है वो दीर्घ तरंग विकिरण है या लघु तरंग विकिरण है, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन है या लॉन्ग वेव रेडिएशन है। तो सूर्य से जो निकलता है ना वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। तो जरा सा आप बताइए, शॉर्ट वेव रेडिएशन हम बोल रहे हैं, ठीक है, लघु तरंग विकिरण यानी कि जो तरंग जो है वो छोटा है, यानी हीट उसका ज्यादा होगा, सूर्य का हीट ज्यादा होगा। अगर वो शॉर्ट वेव रेडिएशन छोड़ रहा है यानी कि इसका तापमान बहुत अधिक है। यही सबसे ना कल्पना किया गया है भाई, ब्रह्मांड के बारे में अनुमान यही सब सिद्धांतों से तो लगाया गया है, ठीक है, यही सबको पृथ्वी पे ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व करके इसको छाप के वहां पे चेक किया करके सिद्धांत बना दिया गया, हो गया काम और क्या, ठीक है। तो यानी कि अगर वेवलेंथ सूर्य से कम आ रहा है, सूर्य जो है लघु तरंग विकिरण को उत्पन्न कर रहा है, इसका अर्थ ये रहा कि उसका हीट जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहा होगा। और अगर किसी का लॉन्ग वेव रेडिएशन अगर कहीं से चल रहा है तो उसका जो हीट है वो कम रहा होगा, बस ये चीज है। तो विन का विस्थापन नियम ये चीजें कहती है, ठीक है, ये इस चीज को समझने में थोड़ा सा सहायता करता है। तो अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा, बिग बैंग थ्योरी यही कहता है, जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इसमें क्या बताया गया, सिंगुलैरिटी पॉइंट था, डेंसिटी बहुत ज्यादा था, फ्रिक्शन हुआ, हीट उत्पन्न हुआ, महाविस्फोट हुआ, डस्ट पार्टिकल, एनर्जी, गैस, टाइम और स्पेस,
कण के रूप में प्रोटॉन और तत्व के रूप में हाइड्रोजन निकल करके आया। इसी जगह जगह नेबुला का निर्माण हुआ। नेबुला में आपस में कणों में टक्कर हुआ, जिससे ऊष्मा और प्रकाश निकल करके आया। उससे आदित्य प्रिमिटिव स्टार बना। प्रिमिटिव स्टार में संकुचन का प्रक्रिया प्रारंभ होता रहा, लगातार हीट गर्म होता रहा। गर्म होते होते एक पॉइंट पर जाकर के उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसमें हीट आ गया, लाइट आ गया, और जैसे ही हीट लाइट आया वो बन गया स्टार। ठीक है, अब जरा सा स्टार के प्रकार के बारे में और स्टार क्या होता है इसको देख लेते हैं। स्टार किसको कहेंगे? स्टार किसे कहेंगे? स्टार यानी कि स्टार किसको, सिंपल से बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जिसका अपना हीट होगा और जिसके पास अपना खुद का हीट होगा और जिसके पास अपना खुद का लाइट होगा, उसे हम लोग स्टार कह देंगे। सिंपल सा, जो खुद के लाइट और प्रकाश जिसके पास अपना खुद का होगा उसको स्टार कहेंगे। जो परिक्रमण काल भी करता हो और परिभ्रमण काल भी करता, मतलब परिभ्रमण भी करता हो और घूर्णन भी करता हो, परिक्रमण भी करता हो, परिभ्रमण भी करता हो। कहने का अर्थ क्या हुआ कि रोटेशनल मोशन भी करता हो और रिवोल्यूशन भी करता हो। रोटेशन और रिवोल्यूशन का मतलब तो समझते ही होंगे। एक होता है ना कि खुद खड़ा होकर घूमता है, और एक होता है कि चारों ओर घूमता है। ठीक है, वो रोटेशन होता है। रोटेशन मतलब क्या, खुद घूमना। जैसे कि लट्टू है, लट्टू होना चाहिए, लट्टू क्या होगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा। वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन। हम यहाँ पे खड़ा होंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, कुछ लड़की लोग क्या होता है कि गोल गोल घूमती है, एकदम अजीब सा उनका डांस का स्टेप रहता है, पूरा गोल गोल घूमेगी, तो वो क्या कर, रोटेशन कर रही होती है। एक होता है कि चारों ओर चक्कर लगाना, जैसे मंदिर में गया परिक्रमा करके आया, वो क्या, रिवोल्यूशन हुआ। तो तारे जो है रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है। रोटेशन अपने एक्सिस पे और रिवोल्यूशन, तारे जो है रिवोल्यूशन करेंगे आकाश गंगाओं के चारों ओर। आकाश गंगाओं के चारों, आकाश गंगाओं के बीच में ब्लैक होल होता है, वो कैसे बनेगा वो सब बातचीत करेंगे थोड़ा सा, हमें अगले क्लास में बात करेंगे मतलब। ठीक है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन करेंगे तारे, ये तारों का अपना है। अब तारों के अंदर में एक दो परिक्रमा परिभ्रमण तो समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसा दो चीजों को समझिए। आपको तारों का सिंपल से ज्यादा कुछ खास कंसेप्ट है नहीं, मतलब खास है, इंपॉर्टेंट है, बट दो तीन चीजों जितना याद रखे काम हो जाएगा। उसके बाद जैसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपका सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना होगा। ठीक है, और इसे समझ में, इस फोर्स के आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कोई भी चीज हमारा कैसे टंगा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल से समझिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स में क्या होता है, अगर कोई चीज चारों ओर घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पे सन है, और आपको पता है कि सन के चारों ओर जो है बहुत सारे 8-9 ग्रह घूम रहे हैं। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में बुध है, फिर शुक्र है, और फिर पृथ्वी है। ठीक है, फिर आपका मंगल है, फिर आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इस प्रकार से। फिर लास्ट में प्लूटो भी है, तो बट प्लूटो ग्रह के सर्वे नहीं है, बट जो भी है इस प्रकार से सब घूम रहा है। तो ये घूम क्यों रहा है भाई, कैसे घूम रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या कंडीशन है घूमने के कारण का। ठीक है, तो सबका आप समझिए इस चीज को, सब घूम क्यों रहा है यहाँ पे, कैसे घूम रहा है। तो देखिए होता ये है कि ये सब, ये इसका भी एक अपना स्टोरी है, इसके सौरमंडल एक चैप्टर नहीं है, बट हम इस सब समझने के लिए बता रहे हैं, सिर्फ दो बलों को समझने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारा सन है। ठीक है, ये सन के चारों में बुध घूम रहा है, तो घूमने से क्या होगा, घूमने से क्या होगा, होता ये है, इस चीज को समझना है। बुध अगर घूम रहा है ना, तो सूरज इस बुध को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, कैसे, गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से सूर्य उसको अपनी ओर खींच रहा है। किसको, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, सबको अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, अपनी ओर इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन बुध को अब इसकी ओर जाना नहीं चाहता है, इसलिए क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो बोलिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं जाना चाहेगा चक्कर लगाएगा, मतलब क्या है समझिए। अगर आप एक कल्पना कीजिए, एक आदमी जैसे कि मार्कर को एक हाथ से हम इधर खींचे और एक हाथ से इधर खींचे, कुछ होगा, बीच में अटक जाएगा अगर हम ही खींचे तो, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में ताकत तो बराबर है। हाँ, अब अगर दो आदमी, एगो हेल्दी है एगो हम रहेंगे तो खींच लेगा, वो सही बात है। बट दो एक ताकत वाला आदमी अगर खींचा खींची करे ना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बीच में स्टेबल हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे बुध को अंदर खींच रहा है ग्रेविटेशन की वजह से ये, और ये जो है चक्कर लगा करके एक और फोर्स जनरेट कर रहा है। जरा सा सोचिए इस चीज को, कभी आप धागा में बांध करके पत्थर इससे घुमाए हैं, घुमा के मारे हैं लिट्ठाम, ऐसा किए हैं कभी, कभी ना कभी जरूर किए होंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा धागा जब ऐसे ऐसे करके आप छोड़ते हैं, तो ये धागा जब घूमता है ना, तो बाहर की ओर भागना चाहता है, बाहर की दिशा में भागना चाहता है।
ठीक है। या फिर आप जब साइकिल वगैरह चलाइएगा और गोल घुमाइएगा तो साइकिल उधर की ओर गिरना चाहता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप गोल गोल चलाइएगा साइकिल व्हीकल तो इधर गिर जाइएगा, बड़ा कम संभावना है, कुछ कंडीशन जनरेट होगा तभी। साइकिल को छोड़िए ना, ऐसे से मारिएगा गोल, रस्सी घुमाइएगा तो बाहर ही ना कहीं फेंकाएगा, अंदर तो कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये जो बुध है ना, वो गोल गोल चक्कर मारने लगता है। अब जब ये गोल गोल चक्कर मारेगा वही स्पीड से, जिस स्पीड से इसको खींच रहा है, ठीक है, तो जिस स्पीड से ये चक्कर मार रहा है, इस चक्कर मारने की वजह से ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है बाहर की ओर। बुध जो है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाए तो ये आपका सन है, और इस सन के चारों ओर में कौन घूम रहा है, बुध घूम रहा है। ठीक है, बुध घूम रहा है, तो ये बुध को खींच रहा है कौन, सन अंदर, और ये अपने आप को ढकेल रहा है बाहर। ठीक है, तो ये जो बुध जो अंदर खींच रहा है ना सन की ओर, इस चीज को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये जो बुध जो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। सिंपल सा बात, ज्यादा कुछ नहीं। इसको सेंटर कह दे, नाभिक, यानी कि सेंटर की ओर अगर बल लगा रहा है तो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, और सेंटर से विपरीत दिशा में अगर बल लगाया जा रहा है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। और सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही ये तारामंडल वगैरह जितने भी सारे मंडल जो कह दीजिए सब है वो टंगा हुआ है ऊपर। अगर ये फोर्स में से एक को फोर्स कमजोर हुआ, उसको हारना होगा। अभी सब दोनों पुष्पाराज बना हुआ, जंग चल रहा है। सूरज कह रहा है कि हम तुमको खींच के रहेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी सब कह रहा है कि नहीं हो, पुष्पाराज है, हम नहीं खींचने देंगे, ऐसे कर रहा है दोनों में। लेकिन एक समय तो आएगा, कोई ना कोई भी तो झुके पड़ेगा, लेकिन ये सब तो झुकेगा नहीं, झुकना, सूर्य तो झुकेगा नहीं। ठीक है, झुकना पड़ेगा यही लोग को। क्यों? क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा है। ठीक है, सूर्य अगर मान लीजिए हमारा इतना बड़ा है तो ये सब इतनी को है, क्या कर लेगा वो, इतनी को क्या उखाड़ लेगा सूर्य का। ठीक है ना, तो झुकना तो पड़ेगा इसी लोगों को, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे सौरमंडल के मास का 98% मास इसके पास है, सन के पास है, बाकी 2% ही लोग जीरो को है। ठीक है, बट इसका विषय जो भी चीजें वो करेंगे। ठीक है, तो आपको स्टार का क्वालिटी समझ में आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स समझ में आया। जैसा तारों के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि तारों का जो प्रकार है वो कैसा होता है। तारे कितने प्रकार के होते हैं, ज्यादा नहीं, बस 4 तारे, ऐसे 4-5 तरह के होते हैं, बट मेन तौर पे जो है ना 4 तरह के तारे होते हैं। ठीक है, पहला को हम लोग कह देंगे, पहला वाला को हम लोग सिंपल सा कह देंगे, क्या कौन सा, जैसे एक होता है क्या हम लोग का सबसे छोटका वाला तारा को हम लोग क्या बोल देंगे, सबसे पहले हम लोग और फर्स्ट को हम लोग कह देंगे ऑर्डिनरी स्टार। ऑर्डिनरी स्टार, ऑर्डिनरी स्टार सामान्य तारा, सामान्य तारा किसको कहेंगे, हिंदी में इसको सामान्य तारा कहेंगे, ऑर्डिनरी स्टार। ऑर्डिनरी स्टार वैसे स्टार को कहते हैं जिसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के बराबर होगा, उसको हम लोग, सॉरी पृथ्वी नहीं, सूर्य के आकार और द्रव्यमान के बराबर या उससे कम रहा तो उसे हम लोग ऑर्डिनरी स्टार कहते हैं। यानी कि वैसा स्टार जिसका आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी सूर्य के बराबर होगा, यानी कि सन के बराबर होगा। जो सन हमारा स्टार है ना, सन क्या है हमारा, एक स्टार ही तो है ना, मतलब इसको सूर्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक अलग नाम दे दिए हैं, है तारा ही लेकिन एक अलग नाम दे देते हैं। जैसे कैसे होते हैं, हम सभी लोग तो इंसान ही हैं, हम सभी लोग माई का बेटा होते हैं, लेकिन हमने के माई बाबूजी क्या करते हैं, वो अलग नाम दे देते हैं अपने बच्चे को, देखते भाई मेरा बेटा है, इसको अपना नाम दे दिए। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा सन है, सन तो सूर्य तो लाखों है, तारा तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों में है, अनकाउंटेबल है, बट उनमें से हमारा अपना तारा है ये, उसका नाम हम सूर्य डाल दिए, वही बात है। तो ठीक है ना, तो इसमें जो सबसे पहला ऑर्डिनरी स्टार है, उस ऑर्डिनरी स्टार किसे कहेंगे, वैसा सन या वैसा जिसका आकृति सूर्य के, मतलब जिसके वैसा स्टार जिसका आकार और बनावट सूर्य के आकार और बनावट के जैसा हो, उसे हम लोग ऑर्डिनरी स्टार कहते हैं। दूसरा आपका होता है जाइंट स्टार। ठीक है, यानी विशाल तारा, यानी वैसा स्टार जिसका आकार और द्रव्यमान सूर्य के आकार और द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइंट स्टार कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो आप कह दीजिए प्रिमिटिव स्टार, जो अभी आप जस्ट देखे भी थे,
जिसको आद्य तारा कहा गया था। यानी कि तारे की प्रारंभ, इसको अगर इसका अगर परिभाषा पूछा जाए तो सिंपल सा आप कह दीजिए कि तारे बनने की पहले की अवस्था को हम लोग प्रिमिटिव स्टार कहते हैं। इसको तारे का पालना भी कहते हैं, तारे का जन्मदाता, यहीं से तारों का शिशु रूप, भ्रूण अवस्था। जैसे कैसे एक आदमी पैदा लेता है तो वो गर्भ में एक छोटा सा शिशु के रूप में, भ्रूण के रूप में रहता है, तो वैसे ही आप तारों का भ्रूण रूप कह दीजिए प्रिमिटिव स्टार को, आद्य तारा को कह दीजिए। तो ये तारा का एक रूप हो गया। इसके बाद लास्ट एक बड़ा अजीब सा तारा है जिसको वैम्पायर स्टार कहते हैं। ठीक है, वैम्पायर स्टार, इसको पिशाच तारा भी कह दीजिए। ये वैसा तारा होता है जिसमें मान लीजिए एक ये तारा है और एक ये तारा है, तो ये जो छोटका तारा इतना खतरनाक होता है, ये बड़का तारा का जो है ना ऊर्जा को खींच रहा होता है, बड़का तारा को ऊर्जा खींच रहा होता है, पूरा उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और खर्च कर रहा होता है। अब जब इसका एनर्जी को यूज करेगा तो सोचिए, ये सबसे पहले ये अपने इतना बड़ा है, अपने अंदर में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कर करके अपने आप को जीवित कर रखा है, और एकरा पर में ये और छोटका खींच रहा है, तो इसका एनर्जी जल्दी ना नष्ट हो जाएगा, ये जल्दी ना मर जाएगा। तो जल्दी मर जाएगा तो दिक्कत वाली बात है। तो ये जो है इसका सारा का सारा एनर्जी को चूस रहा होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको वैम्पायर स्टार कहते हैं। वैम्पायर देखिए हम लोग इंडियन मैथोलॉजी में क्या कहा जाता है, पिशाच वगैरह कहा जाता है। पिशाच समझते हैं, कभी सर्च कीजिएगा गूगल वूगला पे, मोबाइल में देखिएगा, मूवी में देखते होंगे, कोई लड़की रहती है, नहीं होती है कि लड़की का खून, उसका जवान रहेंगे, उसका खून पी पी करके जवान रहेंगे। सर रात के समय लगभग 12-1 बज गया है और वो घड़ी हम ये सब बोल रहे हैं, डरो लगता है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, मतलब डरते हैं, थोड़ा सा अजीब सा माहौल है, मतलब छोड़िए क्या बोल रहे हैं। तो मूवी में देखिएगा क्या होता है ना कि एकदम जिसका खून पीते रहती है एकदम, ऐसा लड़की लोग रहेगी ना, लड़की लोग में ऐसा प्रजाति पाया जाता है। ठीक है, लड़की क्या करेगी, लड़की का खून चूसेगी। ठीक है, अरे अजीब सा लग रहा है जी, मेरा मोबाइल का पिछला वाला हिस्सा में हमारा ही फेस चमक रहा था, हम डर गए। मतलब एक तो काला है बट खैर मतलब अजीब सा माहौल बन जाता है, बताइए, तो डरना पड़ जाता है, नींदो नहीं आएगा आज लगता है रात में, लेकिन सुनना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर कल गड़बड़ा जाएगा, कल का फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। खैर, तो प्रिमिटिव ये आपका वैम्पायर स्टार का कह रहे थे। तो इंडियन माइथोलॉजी वगैरह में जो भी कह दीजिए, उसमें क्या होता है कि पिशाच वगैरह का कंसेप्ट होता है। उसके अंदर में क्या होता है ना कि भाई पिशाच वगैरह के लोग क्या होता है कि किसी दूसरे का शरीर का जो एनर्जी होता है उसको कंज्यूम करता है, मतलब उसका खून पी लिया, उसका जवानी को चूसने का काम करता है। ठीक है, और उसी चीज़ से इसको लिंक किया गया, क्योंकि ये स्टार भी क्या कर रहा है, बड़े वाले स्टार का एनर्जी को खींच रहा है, अपने अंदर में अवशोषित कर रहा है, और उसको चूसने उसने जाके क्या क्या जो भी कह दीजिए क्या काम कर रहा है। तो मतलब सिंपल सा बात है, 4 प्रकार के तारे होते हैं। ऑर्डिनरी स्टार जिसका आकार और द्रव्यमान सूर्य के आकार के द्रव्यमान के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, उसको ऑर्डिनरी स्टार कहेंगे, सामान्य तारा कहेंगे। जाइंट स्टार यानी कि विशाल तारा किसे कहेंगे, जिसका आकार और द्रव्यमान सूर्य के आकार और द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा हो, उसे हम लोग जाइंट स्टार कहेंगे। प्रिमिटिव स्टार यानी कि तारे की बनने की पहले की अवस्था को हम लोग आद्य तारा यानी प्रिमिटिव स्टार कहेंगे। और वैम्पायर स्टार जो एक छोटा तारा बड़े तारे की सही एनर्जी को खींच रहा होता है, उसको हम लोग वैम्पायर स्टार कह देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लोग अपना क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, आज तो लगता है बड़ा लंबा चल गया होगा, आराम से 1 आध घंटा पहुंच गया होगा, बट कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा फील हो रहा है कि हम नशे में आ गए हैं, क्या कि बड़ा देर से बकैती कर रहे हैं यहाँ पे। खैर, तो लास्ट में अगर कोई व्यक्ति अभी तक देख रहे होंगे, क्या बोर कर देंगे फिर, ये कहीं चीज़ हम रोज रोज बोलते रहेंगे तो लोगों को बोरिंग ना लगेगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। ठीक है, फिर अगली क्लास मुलाकात।